आज हम अपने खगोलिकी अर्थात एस्ट्रोनॉमी से संबंधित वीडियो श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम तमाम खगोल विज्ञान के बारे में जानेंगे, जैसे कि तारों के बारे में जानेंगे, ग्रहों के बारे में जानेंगे, गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे, सूर्य के बारे में जानेंगे और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और तमाम तरह के तारामंडल आदि के बारे में हम इस अपनी वीडियो श्रृंखला में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बेसिकली ब्रह्मांड जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है और ये पृथ्वी भी एक इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें खगोल विज्ञान की चर्चा करने से पहले हमें एक टर्म को डिफाइन करना होगा, वो है ब्रह्मांड। अर्थात ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड की हम सीधी सी डेफिनेशन या सरल सी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, वे तमाम आकाशीय पिंड या संरचनाएं जिन्हें हम देख पाते हैं उसे ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड लगातार विस्तृत हो रहा है। विस्तृत का मतलब कि फैल रहा है। ब्रह्मांड की जो जो उसका आकार है वो हर रोज, हर डे बाय डे वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है तारों की। जो हमारा सूर्य है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं धरती पर चीजों को, वो भी एक तारा है। ठीक है। और जो उससे संबंधित जो तारामंडल है, गैलेक्सीज है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन चीजों को हम बाद में देखेंगे। आज हम सिर्फ तारे के जन्म की, वो तारा कैसे बनता है, कोई तारा कैसे बनता है, किन किन रूपों में वे परिवर्तित होता है और अंत में उसका अंत कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम आज तारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ब्रह्मांड की डेफिनेशन हमने देख ली। ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्टार्स। एक तारा, स्टार। ठीक है। तो इस सबसे पहले हम इसके जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि तारा बोलते किसे हैं। तारा एक आकाशीय ऐसा पिंड है जिसकी खुद की ऊष्मा होती है और खुद का ही प्रकाश होता है। ये इसकी सबसे सरल डेफिनेशन है। ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे सूर्य है वो हमें प्रकाश भी देता है और उससे हमें ऊष्मा भी मिलती है। तो इसी प्रकार से और जितने भी तारे हैं वो भी यही काम करते हैं। वो ऊष्मा भी देते हैं और प्रकाश भी देते हैं। वे सूर्य से कई गुना छोटे भी हैं, कई ऐसे हैं कि जो सूर्य से बहुत ज्यादा बड़े भी हैं, लेकिन उनकी जो दूरी हमसे बहुत दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि तारे का जन्म कैसे होता है। तो बेसिकली तारे का जन्म के लिए जो विरल गैसें उठती हैं, तारे का जो जन्म होता है वो विरल गैसों से होता है। तो विरल गैसें क्या होती है, जैसे ये मैंने गैसें लगा दी कि ये जैसे कोई गैस है, विरल गैस ऐसे ही है। ठीक है। जो दूर दूर फैली हुई है, तो ये एक दूसरे के पास केंद्रित होती रहती है। ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि ये सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। तो ये सिकुड़ती रहती हैं। तो सिकुड़ती रहने के कारण क्या होता है, ये बिल्कुल पास पास आने की कोशिश करती हैं, हो जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये सिकुड़ती हैं या केंद्रित होती हैं तो एक निहारिका का निर्माण करती हैं। निहारिका, इसे इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। तो देखिए, जो विरल गैसें होती है वो केंद्रित होकर निहारिका का रूप ले लेती है। अब निहारिका एक ऐसा संरचना होती है जिसके अंदर तारों की होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ठीक है। अब ये निहारिका, जो विरल गैस है वो केंद्रित होकर निहारिका का रूप ले लिया। इन्होंने क्या होता है, फिर हम सिंपल वे में बोलते हैं कि इसके अंदर उस आग लग गई या उस विस्फोट हो गया। इसके अंदर आग लगने से एक तारे का निर्माण हो जाता है या जन्म हो जाता है। ठीक है। तो हमने जाना कि विरल गैसें केंद्रित होके
निहारिका का रूप ले लेती है। और इस निहारिका में इसकी उष्मा के कारण हम ऐसे सिंपल भाषा में बोलते हैं कि इसमें आग लग गई। इसमें आग लगने के कारण क्या हो गया, एक स्टार का जन्म हो गया। और स्टार क्या है, ये इसमें आग लग के कि आग का गोला ही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर संलयन क्रिया होती रहती है। अब ये संलयन क्या होता है, तो एक संलयन क्रिया उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम के एटम का निर्माण करते हैं, अर्थात दो एटम जुड़कर एक दूसरे एटम का निर्माण करते हैं, उसे संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलता है, ठीक है। तो तारों में निरंतर हाइड्रोजन से हीलियम की संरचना होती रहती है और इसके साथ हमें क्या बाई प्रोडक्ट क्या मिलता रहता है, ऊष्मा मिलती रहती है और प्रकाश मिलता रहता है, ठीक है। हमने जाना कि एक विरल गैस से निहारिका का जन्म हुआ केंद्रित होकर, उसमें आग लगने या विस्फोट होने के कारण क्या बन गया, एक तारे का जन्म हुआ। और तारे में निरंतर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती रहती है और जिससे क्या हो गया, ऊष्मा और प्रकाश लगातार चलता रहता है या बहता रहता है या उससे निकलता रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, कोई भी तारा होगा उसकी एक लिमिट होगी कि वो कब तक जलेगा। जैसे हम घर में ही लगा लो, हमने कोई लकड़ी जला दी, वो तब तक जलती रहेगी जब तक उसकी ऊष्मा या उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो उसके अणु परमाणु जो भी है, वो जलकर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से तारों के साथ भी होता है। तारों के साथ क्या होता है, जब तक हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, तो तारे में ये हाइड्रोजन से हीलियम की जो बनने की संरचना है वो लगातार चलती रहती है और ये सब चीजें एक तारे के अंदर प्लाज्मा फॉर्म में होती हैं। तो अब देखिए, जब तारे का ईंधन पूर्ण रूप से खत्म होने को आता है तो वो उसकी मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं, अब देखिए हमने जाना कि जो विरल गैस थी, विरल गैस से ये निहारिका में गया, ये निहारिका बनी, ठीक है। विरल गैस, निहारिका, इसके बाद निर्माण हुआ तारे का, ठीक है। जब तारे का ईंधन खत्म होने को हो जाता है तो ये अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। तो जब इसका 90% ईंधन खत्म हो जाता है, 90% ईंधन खत्म, तब ये लाल दानव का रूप ले लेता है। इसका रूप ले लेता है लाल दानव। तो अब क्या होता है, जैसे जो तारे का जब उसकी 90% ईंधन खत्म हो जाता है, 90% जो उसका ईंधन है वो जब मुक जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसका आकार बढ़ जाता है और इस प्रकार से वो एक ऐसी संरचना बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लाल दानव, ठीक है। तो अब लाल दानव से आगे की कहानी क्या शुरू होती है, अगर इस लाल दानव का आकार, अगर लाल दानव का आकार सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 अगर गुना बड़ा है, पहले हम देखें छोटा है, तो ये किस में चले जाएगा, अगर इसका आकार 1.44 गुना छोटा है तो ये बन जाएगा श्वेत वामन। ये बेसिकली छोटे तारा होता है, श्वेत वामन, ओके। जब और इस टाइम इस लाल दानव का यहाँ पे तो उसका 90% ईंधन खत्म हो गया था, इसका यहाँ पे 90% ईंधन खत्म हो गया था। और जब अगर ये लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना छोटा है तो ये श्वेत वामन बन जाएगा। और इस समय यहाँ पर इसका 95% ईंधन क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। और इसको जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, फॉसिल स्टार बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो श्वेत मामन को की कंडीशन, श्वेत मामन की जो हमारी जो कंडीशन आती है किसी भी तारे की, तो उस टाइम उसका 95% ईंधन खत्म हो जाता है और ये आखिरी बार चमकता है, क्योंकि इसके बाद जब ये चमकना छोड़ देता है तो ये काला वामन बन जाता है। ठीक है, यहां पर ये चमकता नहीं। ठीक है, तो अब देखो हमने जाना कि लाल दानों का आकार अगर छोटा हो गया तो वो श्वेत वामन में जाएगा, श्वेत वामन से फिर उसका जो थोड़ा बहुत चमकता है वो भी खत्म होने के बाद वो क्या बन जाएगा, काला वामन बन जाएगा। यदि यदि इस लाल दानों का आकार 1.44 गुना बड़ा हो, ये बड़ा किससे, सूर्य के द्रव्यमान से। अगर लाल दानव का, ये सेकंड केस है, ये केस नंबर 2 हो गया, ये केस नंबर 1 था। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये बता ही दिया था, जब इसका लाल दानव का आकार 1.44 गुना बड़ा हो सूर्य के द्रव्यमान से, तो ये बन जाता है अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा स्टार, इसको बोलते हैं सुपरनोवा स्टार। अब इसके बाद क्या होता है, इस सुपरनोवा में ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जब ब्लास्ट होता है, इसके अंदर जब ब्लास्ट होता है तो ये कई प्रकार की संरचनाओं में टूट जाता है। तो जब इसके अंदर ब्लास्ट होता है तो एक तो न्यूट्रॉन तारा निकलता है, एक पल्सर तारा निकलता है, एक क्वेसर तारा निकलता है, और जो चौथी संरचना बनती है वो बनती है ब्लैक होल। ठीक है, तो देखिए जब जो लाल दानव है उसका आकार सूर्य के आकार का 1.44 गुना हो जाए, यानी उसके द्रव्यमान का 1.44 गुना हो जाए, तो वो उस टाइम उस कंडीशन में पहुंच जाता है जब उसको हम बोल सकते हैं कि वो अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा होता है। और इस सुपरनोवा तारा में जब ब्लास्ट होता है तो ये कई संरचनाओं में बढ़ जाता है। जैसे एक तो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, एक इसकी संरचना बढ़ती है पल्सर तारा, पल्सर तारा, और एक बनता है क्वेसर तारा, और इसके जो चौथी संरचना होती है वो होती है ब्लैक होल। तो देखिए जो न्यूट्रॉन तारा है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो ये पल्सर तारा, ये आकार में छोटा, पल्सर तारा आकार में छोटा होता है, ये भी बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, और इनके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव इसमें भी होगा और इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा। इसको हम मान सकते हैं कि ये तारे की सबसे अंत की पोजीशन है। ठीक है, क्वेसर तारा। और जो इसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव होगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि तारे किस प्रकार से बनते हैं। और इसके बाद जो हमारी लास्ट वाली जो कंडीशन रहेगी वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसी संरचना बन जाती है किसी भी तारे के जीवन के अंत की जिसकी घनत्व बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा होता है। इसका घनत्व दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये इतना खतरनाक होता है कि अपने अंदर को प्रकाश को भी नहीं जाने सकता, इवन प्रकाश भी नहीं जा सकता, प्रकाश इसके अंदर से पास नहीं हो सकता।
तो और इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, अगर हम इसकी एक चुटकी भी लेंगे तो वो भी एक घोड़े के वजन के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम एक तारे का उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक हम आ गए हैं। और ये जो हमारी 1.44 जो गुणा बताई थी मैंने, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा से मतलब हमारा कि जो ब्लैक होल की खोज है वो हमारे चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने की थी, और उन्होंने ही ये 1.44 गुना वाला इसके अंदर नियम दिया था कि अगर किसी तारे का जो लाल दानव का आकार सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ज़्यादा है तो वो बनेगा अभिनव तारा, और उससे कम है तो वो बनेगा श्वेत वामन। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।